मैं तेजगाम ट्रेन पर सफर कर रहा था। ईद करीब थी, लिहाजा मैं कराची से वापस अपने गांव जा रहा था। सफर के दौरान ही एक नौजवान जो कि मेरे डब्बे में ही सवार था, वो मेरे पास आया। कहने लगा, दोस्त मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, क्या थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल मुझे मिल सकता है? मैंने घर जरूरी बात करनी है। मैंने इसे अपना मोबाइल दिया तो मोबाइल लेकर वो खिड़की की तरफ भागा। मुझे कुछ शक हुआ, मैं इसके पीछे भागना शुरू हुआ कि भाई साहब मेरा मोबाइल लेकर जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? लेकिन इसने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया और खिड़की से छलांग लगा दी। ये मंजर मेरे लिए हैरान कुन था। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर इसने ये रिस्क लिया और चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी। अब मैं तो चलती ट्रेन से छलांग नहीं लगा सकता था, लिहाजा खिड़की से ही इस शख्स को लान तान शुरू की। मेरे मुंह में जो गालियां आ सकती थी मैंने इसे दी, मगर इसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ न देखा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ये नया मोबाइल था, पिछले महीने ही मैंने 90,000 का ये मोबाइल खरीदा था और मैं काफ़ी खुश था, लेकिन अफसोस कि मुझे ये खुशी रास ना आ सकी। लेकिन यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई। मोबाइल छिन जाने के गम में मैं अपने घर में कॉल करना ही भूल गया। दिल में यही था कि घर जाकर ही सबको अपने साथ आए वाक़े के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरी इस कोताही से मोबाइल छीनने वाले चोर ने फायदा उठाया। हालांकि वो मेरा महंगा मोबाइल छीन कर भागा था, लेकिन इसका पेट अब भी नहीं भरा। इसने मेरे मोबाइल से मेरे घर फोन किया, मेरे वालिद को फोन किया और इससे झूठ बोला कि जिस ट्रेन में आपका बेटा सफर कर रहा था इसके साथ हादसा पेश आया। आपका बेटा शदीद जख्मी है, मैं इसे अस्पताल लेकर आया हूं, लेकिन सर पर काफ़ी चोटें आई हैं। डॉक्टर आपके बेटे का ऑपरेशन बता रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं खुद मुसाफिर हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं, लिहाजा अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी चाहते हैं तो फ़ौरन मुझे 50,000 बदरिया इजी पैसा भेज दें, ताकि बार वक्त आपके बेटे का ऑपरेशन हो सके और इसकी जान बचाई जा सके। ये सुनकर मेरा वालिद बहुत परेशान हुआ, इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी माँ मेरे बाप से पूछ रही थी कि क्या हुआ, मुझे बताओ, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि घर के बाकी अफराद को मेरे इस हादसे के बारे में कैसे बताए। फिर हिम्मत इकट्ठी करते हुए मेरे वालिद ने मेरी माँ को बताया कि अनवर के साथ हादसा पेश आया है। ये सुनकर मेरी माँ मेरे बहन भाई रोने लगे। घर में कहराम मच गया, सारे मोहल्ले वाले हमारे घर में जमा हो गए। मेरे बाप को तसल्ली देने लगे, वो इसे सब्र की तलकीन कर रहे थे, लेकिन मेरा बाप कहाँ सब्र करने वाला था। मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि इसने फ़ोन पर इस चोर से कहा, भाई मैं आपको अभी पैसे भेजता हूँ, लेकिन आप मुझे अपना एड्रेस बताएं। मेरा बेटा अनवर किस अस्पताल में दाखिल है, मैं अपने बेटे के पास आना चाहता हूँ। मोबाइल छीनने वाले चोर ने अब्बा को सक्खर के एक अस्पताल का एड्रेस बताया, लेकिन वो बार बार इस बात पर दबाव डाल रहा था कि जल्दी पैसे भेजे, बगैर फीस के इसका ऑपरेशन जारी नहीं हो सकता। आपके बेटे के लिए बड़ा ही क्रिटिकल मामला है। अब्बा ने जल्दी से इसे पैसे भेजे और फिर मुल्तान से सक्खर की तरफ रवाना हुआ। मेरी एक गलती की वजह से अब्बा कितनी मुश्किलात का शिकार हुए, इस बात का अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ, लेकिन इस वक्त परेशानी के आलम में मैंने घर फ़ोन न किया, जिसकी वजह से मसाइल का सामना हुआ। ट्रेन में बैठे बाकी मुसाफिर मुझे तसल्ली दे रहे थे। वो आपस में यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आजकल के ज़माने में किसी से भलाई करना भी उल्टा गले पड़ जाता है। वो एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि आइंदा हम किसी को अपना मोबाइल नहीं देंगे, चाहे जितनी ज़रूरी कॉल हो, किसी की बैटरी डेड हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आदमी से सबक सीखना चाहिए। दौरान सफ़र किसी को अपना मोबाइल देना बड़ी हमाकत है और हम ये हमाकत बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं भी दिल में यही सोच रहा था कि आइंदा मैं भी किसी को मोबाइल नहीं दूंगा, लेकिन इस गुफ्तगू में किसी मुसाफिर ने मुझे ये मशवरा ना दिया कि जल्दी से अपने घर फ़ोन करो, हो सकता है मोबाइल छीनने वाला आपके घर फ़ोन करके आपकी फैमिली को मिसलीड करें। काश कोई मुझे इस बात का मशवरा दे देता तो मैं इतने बड़े नुकसान से बच जाता। अब्बा मेरी खातर मुल्तान से इतना लंबा सफ़र तय कर रहे थे। जिस बस में अब्बा मौजूद थे, साथ वाले मुसाफिर ने अब्बा को परेशान देखा तो अब्बा से पूछने लगा कि बुजुर्गो आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? अब्बा ने इस मुसाफिर को सारी हकीकत बताई। मेरा बेटा ईद पर कराची से यहाँ वापस आ रहा था, इसके साथ हादसा पेश आया, वो सक्खर के फलां अस्पताल में मौजूद है। मुसाफिर ने जब ये सुना तो काफ़ी परेशान हुआ। इसने अब्बा को तसल्ली दी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं,
सब ठीक हो जाएगा। अब्बा बार बार इसे फोन कर रहे थे, जिस पर वो यही कह रहा था कि आपके बेटे का ऑपरेशन जारी है, फीस भी अदा हो गई है, बस आप दौरान सफर अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए कि आपका बेटा होश में आ जाए, इसकी जिंदगी बच जाए, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सक्खर पहुंचने में अभी आधा घंटा बाकी था कि इस शख्स ने कॉल की और अब्बा को मुबारकबाद पेश की कि आपका बेटा होश में आ गया है, इसका कामयाब ऑपरेशन हुआ है। ये सुनकर अब्बा ने सुख का सांस लिया। इस शख्स को दुआएं दे रहा था जिसने बार वक्त अनवर को अस्पताल पहुंचाया था और इसकी मदद की। अब्बा सक्खर पहुंचे, जल्दी से एक टैक्सी किराए पर ली और बताए गए अस्पताल में जा पहुंचे। अब्बा अस्पताल पहुंचे तो मेरे नंबर पर दोबारा कॉल की और इस शख्स से कहा, बेटा मैं अस्पताल पहुंच चुका हूं, मैं फलां जगह खड़ा हूं, तुम कहाँ हो, मेरे सामने आ जाओ। जिस पर इस शख्स ने कहा, अंकल मैं माजरत करता हूं, मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन आपके बेटे को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, मैं इसे लेकर अपने गांव चला गया, यहाँ आपका बेटा हमारा मेहमान है, आपने ऐसे ही तकलीफ की, मैं खुद आपके बेटे को मुल्तान जाने वाली ट्रेन में बैठा देता, लेकिन अब्बा बार बार यही कह रहे थे कि मैं काफ़ी सफ़र तय कर चुका हूँ, अपने बेटे की खातिर काश आप थोड़ी देर इधर अस्पताल में रुक जाते तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर घर वापस जाता, लेकिन खैर अगर आप इन्हें अपने गांव ले गए हैं तो मुझे अपने गांव का एड्रेस बताएं ताकि मैं वहां अपने बेटे को देख सकूं। मेरी आंखें तरस गई हैं, जब से इस हादसे के बारे में पता चला मेरी परेशानी में बहुत इजाफा हो चुका है, जब तक अपने बेटे को देखूंगा नहीं मैं चैन से नहीं बैठ सकता। इस शख्स ने अब्बा को एक गांव का एड्रेस बताया जो कि सक्खर से काफ़ी दूर था। ये सोच तो अब्बा को भी ना आई कि ये कैसा शख्स है जो मेरे बेटे को अपने साथ लिए फिर रहा है। पहले हादसा हुआ तो इसे अस्पताल ले गया, लेकिन इतनी जल्दी मेरा बेटा कैसे ठीक हो गया और वो इसे अपने गांव लेकर क्यों जा रहा है। अब्बा इसके गांव की तरफ रवाना हुआ, जबकि मैं घर के दरवाजे पर मौजूद था। मैंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, मेरी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला, देखते ही इसके मुंह से चीख निकली। फिर इसने चीखते हुए माँ को कहा, अम्मा अनवर भाई आ गए हैं। इससे पहले भी जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ तो हादसा पेश आया था, तुम्हारी कैसी तबीयत है। मैंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब कौन सा हादसा। मौलवी साहब मुझसे कहने लगे कि तुम तो अस्पताल में थे और अब्बा तुम्हारे पीछे सक्खर रवाना हो चुके हैं, हम तो तुम्हारी सेहतयाबी के लिए मस्जिद में भी दवा करवा रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ था और जब घर में मेरी बहन ने मुझे देखा तो इसकी आंखों में जो हैरानी थी वो मैं बता नहीं सकता था। मेरी माँ भागती हुई दरवाजे पर आई, मुझे देखा तो गले से लगाया, मेरा माथा चूमा और कहा, अनवर बेटा तुम ठीक तो हो। मैंने कहा, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। फिर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा बाप कहाँ है, वो तो तुम्हारे पीछे गया था। मैंने कहा, अब्बा कहाँ गए हैं। वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारे नंबर पर किसी ने कॉल की थी, इसने बताया था कि तुम ट्रेन से गिरे हो, तुम अस्पताल में एडमिट हो और तुम्हारे इलाज के लिए इसने पैसे भी मांगे थे जो कि तुम्हारे बाप ने इसे भेज दिए। बस ये बात सुनने की देर थी, मैं सब समझ चुका था कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। सिर्फ मोबाइल छीनने तक महदूद नहीं था, बल्कि अब तो इसने अब्बा को एक वीरान जगह पर भी बुला लिया था। सर से लेकर पांव तक मैं पसीने से शराबूर हो चुका था। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, अपना मोबाइल भी भूल गया था, बस फिक्र थी तो अब्बा की फिक्र थी। मैं अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था, जानता था कितनी मुश्किल से अब्बा पैसे जमा करते हैं। इन्हीं मुश्किलात की वजह से तो मैं कराची कमाने आया था। एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, छोटी बहन की शादी करनी थी इसलिए पैसे जमा कर रहा था। अब्बा की छोटी सी दुकान थी और 50,000 तो 2 महीने का प्रॉफिट था जो अब्बा ने इसी जालिम शख्स को भेज दिया, जिसे जरा बराबर हमारे घर के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। वो नहीं जानता था कि किन हालात में मेरे बाप ने इसे पैसे भेजे, लेकिन अब भी वो मेरे बूढ़े बाप को धोखे पे धोखे दिए जा रहा था। अब्बा एक सादा से इंसान थे जो अपने पास मोबाइल तक नहीं रखते थे। अक्सर अगर मैं कॉल करता तो घर में एक ही मोबाइल होता जो मेरी बहन के पास होता था। अगर अब्बा मुझसे बात करते तो इसी मोबाइल से करते थे, जबकि इतने लंबे सफर पर अब्बा जा रहे थे, लेकिन अपने साथ मोबाइल न ले गए। ना ही मैं अपने बाप से रब्ता कर सकता था, इसे बता सकता था कि मैं तो घर पहुंच चुका हूं और मेरे साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। एक चोर ने मुझसे धोखे से मोबाइल छीना और भाग गया। आप जल्दी से वापस आ जाएं, मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। हाँ अलबत्ता मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि इस नंबर को ट्रेस करो,
पुलिस स्टेशन जाकर इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराओ। अगर वो अब भी तुम्हारे नंबर से कॉल कर रहा है तो इसका नंबर ट्रेस हो सकता है। इसकी लोकेशन का पता चल गया तो इसे पकड़ने में आसानी होगी। साथ साथ अगर वो अंकल को किसी दूसरी मुसीबत में फंसाना चाहता है तो इसके बारे में भी रुका जा सकता है। मुझे अपने दोस्त का मशवरा पसंद आया। इन्हीं के मशवरे पर अमल करते हुए मैंने अपने इसी नंबर पर कॉल की तो वो नंबर बंद जा रहा था। वो बहुत चालाक आदमी था। अब्बा को एक मखसूस जगह पर बुलाकर इसे एड्रेस बताने के बाद इसने वो नंबर बंद कर दिया था। शायद वो सिम ही निकाल ली थी, ज़ाया कर दी थी ताकि इसे कोई ट्रेस न कर सके। जिस जगह उन्होंने अब्बा को बुलाया था वहां अब्बा पहुंचे तो एक आदमी आया और अब्बा से इसका नाम पूछा। अब्बा ने बताया कि मेरा नाम कासिम अली है। तो इसने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका बेटा हमारे पास है, आप हमारे साथ चले। वो मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। अब्बा को अपने साथ सवार किया और एक वीरान इलाके की तरफ जाना शुरू किया। अब्बा इनसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जिस इलाके के बारे में तुम लोगों ने मुझे बताया था और जहाँ मुझे ठहराना चाहते थे वो गांव तो पीछे रह गया, लेकिन वो यही कह रहे थे अंकल जी आप इस इलाके में नए हैं, आप कुछ नहीं जानते, लिहाजा खामोश रहें। इनके इस रवैये से अब्बा को कुछ न कुछ शक होना शुरू हुआ। वो यही समझ रहे थे कि मेरा बेटा भी इनके चुंगल में फंस गया और मुझे भी ये अगवा करके ले जा रहे हैं। लेकिन अब्बा ये नहीं जानते थे कि मैं तो अपने घर पहुंच चुका हूँ, मैं इनके कब्जे में बिल्कुल नहीं। ये सिंध का एक वीरान इलाका था जो दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद था। वहाँ एक कच्चा मकान था जिसमें वो अब्बा को लेकर आए थे। अब्बा की नजरें मुझे तलाश कर रही थी। अब्बा उनसे पूछ रहा था मेरा बेटा अनवर कहाँ है, लेकिन वो यही कह रहे थे कि आपका बेटा अभी आ जाएगा। हमारा एक साथी इसे करीबी हकीम को दिखाने गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अचानक इसे तेज बुखार हो गया जिसकी वजह से हमें इसे हकीम के पास ले जाना पड़ा। काफी देर तक वो अब्बा के साथ रहे। उन्होंने पूछा कि खाना आपको चाहिए, लेकिन अब्बा की भूख तो पहले ही मर चुकी थी। मेरे बाप के लाख मना करने के बावजूद एक शख्स खाना मेरे अब्बा के सामने ले आया और कहने लगा बाबा जी खाना खा ले, अगर आपको कुछ हो गया तो सरदार हमें नहीं छोड़ेगा। सरदार का नाम आते ही मैंने कहा कौन सरदार। मेरी ये बात सुनकर वो खामोश हो गया। कहने लगा कोई नहीं, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम सरदार है। ये इसने झूठ बोला था। काफी देर गुजर चुकी थी लेकिन वो अनवर को लेकर अभी नहीं आए थे। तो मेरा बाप बार बार पूछ रहा था कि बेटा कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा। तो वो मेरे बाप को सब्र की तलकीन कर रहे थे। मेरे बाप के बार बार पूछने से वो तंग आ चुके थे। आखिरकार कहने लगे आपका बेटा बाखरियत घर पहुंच चुका है, लेकिन अब आप हमारे कब्जे में हैं। ये सुनकर मेरे बाप के रोंगटे खड़े हो गए। वो हर एक नौजवान को देख रहा था और कह रहा था मतलब आपकी बात का नहीं समझा मैं। मेरा बेटा अगर अपने घर में है तो आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। इन 8 लोगों में से एक शकील नामी लड़का मेरे सामने आया और कहने लगा बुजुर्गों मैं ही था जिसने आपके बेटे का मोबाइल चुराया था, फिर आपसे पैसे मांगे, फिर आपको फोन करके यहाँ दूर दराज इलाके में लाया। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मैं ऐसी कई वारदातें कर चुका हूँ। इस बार आपकी और आपके बेटे की बारी थी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। महज 10 लाख के बदले हम आपको आजाद कर देंगे। 10 लाख का नाम सुनते ही मेरे बाप के पैरों तले जमीन निकल गई। वो इसे कहने लगा बेटा इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे घर वाले कहाँ से लाएंगे, हम तो गरीब लोग हैं। वो कहने लगा बाबा जी एक इंसान की जिंदगी से तो ये ज्यादा पैसे कीमती नहीं। अगर आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता होगा तो ये पैसे तो अरेंज कर लेगा। फिलहाल आप हमें अपने घर का नंबर दें, कोई ऐसा नंबर जिससे हम आपके बारे में आपके घर वालों को बता सकें। इधर मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। अब्बा का कोई नंबर नहीं था। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब्बा के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया। पुलिस स्टेशन से भी हमें यही बताया गया कि नंबर को ट्रेस करना मुमकिन नहीं और आपके वालिद के पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं। अगर वो होता तो हमें वहां जाने में आसानी होती। परेशानियां हर तरफ से हमारे और हमारे खानदान को घेरे हुए थी। अब्बा एक रिटायर टीचर थे, अब छोटी सी दुकान चला रहे थे, शुगर के मरीज भी थे। मैं अपने बाप की वजह से काफ़ी परेशान था। मैं बार बार अपने आप को कोस रहा था कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से अब्बा ने ये परेशानी देखी। एक बार अपने बाप से बात कर लेता तो मेरा दिल सुकून हासिल कर लेता। शकील मेरे बाप से इसके घर का नंबर मांग रहा था, लेकिन मेरा बाप इन्हें घर का नंबर नहीं बता रहा था।
अब्बा ने इनसे कहा कि अगर मुझे मारना है तो मार दो, जंगल के किसी कोने में दफना देना, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे अगवा करके मेरा तावान वसूल करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मेरे बेटे के पास कुछ नहीं, ना ही मेरी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको फरोख्त करके मेरा बेटा मेरी कीमत चुकाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे वापस अपने घर छोड़ दो। लेकिन शकील कहने लगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं, अभी तो हम अपने सरदार का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ आएगा फिर तुम्हारे बारे में फैसला करेगा। तुमसे पहले भी हमने इसी जंगल में कई लोगों को दफना दिया, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहे थे। तुम्हारा अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। याद रखना, हमारे धंधे में हम किसी की उम्र नहीं देखते, बच्चों और औरतों को छोड़कर हम किसी को माफ नहीं करते। मेरे बाप का समली ने कहा, ठीक है, मेरे साथ जो करना है करो, अपने सरदार का इंतजार करो, लेकिन खुदारा मुझे पानी ला कर दो, मैं वुजू करके नमाज अदा करना चाहता हूँ। अब्बा की ये बात सुनकर वो हैरान हुए कि परेशानी के इस आलम में भी इस आदमी को नमाज अदा करने की पड़ी है। खैर, उन्होंने मेरे बाप को पानी ला कर दिया। अब्बा ने कुछ पानी पिया, फिर वुजू किया, फिर एक चटाई पर नमाज अदा की। शाम होने वाली थी। दूर से एक कश्ती दिखाई दी जिस पर वो लोग आपस में कुसर पुसर करने लगे और कहने लगे, लगता है सरदार आ रहा है। इनका मालक वापस आ रहा था और मालक के आने के बाद ही अब्बा के बारे में फैसला करने वाले थे कि आया इसके साथ क्या किया जाए। इनका सरदार कमरे में दाखिल हुआ जबकि मेरा बाप दूसरी जगह नमाज अदा कर रहा था। शकील इससे कहने लगा, सरदार वो बुढ़ा नहीं मान रहा, कहता है मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा मेरे लिए ये कीमत अदा नहीं कर सकता। इनका सरदार अपने आदमी से कहने लगा, ये अजीब बात है, इनका बेटा तो इतना महंगा फ़ोन इस्तेमाल करता है, फिर बेटे के इलाज में भी इसने जल्दी से पैसे भेज दिए। हमें तो यही लगा कि ये पैसे वाला आदमी है। अपनी डिमांड कम करो, 10 की बजाय 8 या फिर 5 लाख लेकर हम इसे छोड़ देंगे। मेरा बाप नमाज अदा करके इस कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, सरदार मेरा एक बेटा और 5 बेटियां थी। 5 में से 4 बेटियों की शादी मैंने अपनी पेंशन से की। रिटायर होने के बाद छोटी सी दुकान की बुनियाद रखी। सरदार ने जल्दी से पलट कर देखा, मेरे बाप की आवाज पर नजर पड़ी तो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। कहने लगा, मास्टर जी आप बेवकूफ लोगों, ये किसको उठा कर ले आओ, ये मेरा उस्ताद है। इसकी बात सुनकर जो 8 लोग थे वो भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे, सरदार हमें नहीं मालूम था, वरना हम ऐसा कैसे कर सकते थे। अब्बा अभी तक इसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे और इससे कह रहे थे, कौन हो तुम, जरा अपने चेहरे से ये नकाब हटाओ। लेकिन इनके सरदार ने कहा कि उस्ताद जी, अगर मैंने चेहरे से कपड़ा हटा दिया और आपने मुझे पहचान लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूं और अपने आदमियों की तरफ से और खुद से भी माफी मांगता हूं। अब्बा ने इससे कहा कि नहीं, अगर तूने मुझे उस्ताद कहा है फिर मैं भी तुझे देखना चाहूंगा, ऐसे तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब सरदार के होते हुए किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि अब्बा पर सख्ती करते और इसे कहते कि आप हमारे साथ चलें। वो चुपचाप खड़े रहे क्योंकि इनका सरदार भी खामोश था। फिर अब्बा की जिद पर इसने चेहरे से नकाब हटाया, झुकी हुई नजरें थी इसकी। बस इतना कहा, उस्ताद जी मुझे माफ कर देना, शायद आपके तमाम तालिब इल्मों में मैं ही वो बदबख्त हूँ जो इस रास्ते पर चला। अब्बा ने इसे देखा और कहा, तैमूर तुम? इसने कांपते हुए आवाज में जवाब दिया, जी उस्ताद जी मैं वही तैमूर जिसको आप फखरिया अंदाज में कहते थे कि तैमूर बड़ा आदमी बनेगा, मगर मैंने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया, ना सिर्फ आपका बल्कि अपने पूरे खानदान का नाम। अब्बा ने इससे पूछा, ये कैसे हुआ? मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा खानदान सिंध का था, तुम्हारा बाप यहाँ किसी जमींदार का मुलाजिम था और बाद में तुम्हारा बाप सारी फैमिली यहाँ ले आया था। फिर एक दिन आया जब मैंने लड़कों से पूछा कि तैमूर क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे बताया कि इसका बाप वापस अपने इलाके में चला गया है और तैमूर भी वापस चला गया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं तुम कहाँ थे, ये सब कैसे हुआ, ऐसी नौबत कैसे आ गई कि कलम छीनकर किसी ने तुम्हारे हाथ में हथियार दे दिए। तैमूर ने अपने उस्ताद को अपने सामने एक चारपाई पर बैठाया और खुद इसके जूतों में बैठ गया। कहने लगा, उस्ताद जी मेरा बाप मजबूरी की हालत में पंजाब आया था, हमें अपना इलाका छोड़ना पड़ा, वहाँ हमारी ज़मीनें थी, अपना रकबा खुद काश्त करते थे। फिर वडेरे ने नाजायज़ हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया क्योंकि हमारी ज़मीन इसके साथ ही थी और हमारा ये छोटा सा टुकड़ा वो अपनी ज़मीन में शामिल करना चाहता था। मेरे बाप को इसने अपने डेरे पर बुलाया और इससे यही कहा कि अपने ये 2 एकड़ मुझे फरोख्त कर दो। अब्बा ने हाथ जोड़कर कहा, साईं मुझे तो सिर्फ काश्तकारी ही आती है, कोई और काम नहीं आता। अगर मैंने ये फरोख्त कर दिया तो
और क्या करूंगा, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर मुझे भीख मांगना पड़ेगी। फिर वो कहने लगा, ठीक है, इन 2 एकड़ों के बदले में तुम्हें 2 एकड़ दूंगा। लेकिन वो हमारे गांव से काफी दूर एक वीरान जगह पर वो जमीन देना चाहता था जहां इंसानों की कोई आबादी तक नहीं थी। अब्बा ने दोबारा इसके सामने हाथ जोड़ दिए। वडेरे का एक मुंशी था जिसने आधी रात को हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि इस गांव में अभी तक ऐसा कोई भी नहीं था जिसने वडेरे के सामने कोई बात की हो, इसका हुक्म मानने से इनकार किया हो। लेकिन मुराद अली तो वाहिद शख्स है जिसने अपनी जमीन वडेरे को फरोख्त करने से इनकार किया। तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम्हारा घर जलाना चाहते हैं और तुम सब को, पूरे खानदान को घर के अंदर ही जलाना चाहते हैं। फिर बाद में इस कत्ले आम को हादसे का नाम देना चाहते हैं। पुलिस पहले ही इनकी जेब में है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बड़ी ही मुश्किल से राजदारी से मैं तुम्हारे घर आया हूँ। अगर वडेरे को इस बात का पता चल गया तो वो मुझे भी जान से मार सकता है। लेकिन चूंकि तुम मेरे गांव के हो, मेरे हमसाए हो, तुम्हारा बाप भी मेरे बाप का दोस्त था, हमारा एक रिश्ता भी है। मैं हाथ जोड़कर यही कहता हूँ कि अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाओ। अब्बा ये बात सुनकर खौफजदा हो गया था। वो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए आधी रात को ही अपना घर छोड़कर चला गया। लेकिन ये हकीकत थी, अब्बा के जाने के बाद भी वडेरे के आदमी हमारे घर आए थे और उन्होंने घर को आग लगा दी थी। मेरा बाप आधी रात को सखर आया क्योंकि यहाँ एक आदमी था जो अब्बा का वाकिफ था, पुराना दोस्त था। इसी ने अब्बा को पंजाब के इस इलाके में भेजा, ट्रेन पर सवार किया। यहाँ अब्बा के दोस्त का ही एक दोस्त था जो कि बहुत अच्छा आदमी था। इसका नाम चौधरी महताब अली था। इसने हमारी फैमिली को रहने के लिए जगह दी, काश्त करने के लिए कुछ जमीन भी दी। यहाँ एक स्कूल में अब्बा ने मुझे एडमिशन दिलवाया। मैं इस वक्त 6 बरस का था। पढ़ाई का शुरू से ही मुझे शौक था और अब्बा भी मेरे शौक को देखते हुए बहुत खुश थे कि कम अज कम कोई तो है मेरे खानदान में जिसको पढ़ने का शौक है। मैं 5वीं जमात में था जब मुंशी ने ही हमें वापस बुलाया था। इसने हमें यही कहा था कि वडेरे का इंतकाल हो चुका है, अब तुम्हें इस गाँव में कोई खतरा नहीं, बेहतर यही है कि वापस आ जाओ वरना लोग तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अब्बा इस मुंशी पर अंधा यकीन करते थे। खानदान को अपने साथ लिया और वापस चले गए, मगर वहां जाकर पता चला कि मुंशी ने झूठ बोलकर हमें वापस बुलाया था। इसकी कानपट्टी पर बंदूक तानी गई थी, खानदान समेत मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए मजबूरन इसने हमें बुलाया था। मेरे पूरे खानदान को मार दिया गया। मेरे वालिदैन को मेरी आंखों के सामने मारा गया था। मुंशी ने मेरी जान बचाई। रात को मुझे एक खेत में छुपा लिया और सुबह के अंधेरे में ही अपने किसी रिश्तेदार के घर छोड़कर चले गए। मैंने अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को अपने सामने ही मरते देखा था, लिहाजा बदले की आग में जलने लगा। मौका मिलते ही मैंने वापस वडेरे से बदला लिया, चुन चुनकर इसके खानदान वालों को मारा क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता था। इसके बाद यहाँ जंगलों में छुप गया। मास्टर साहब को ये जानकर बहुत अफसोस हुआ और इसने तैमूर से कहा कि ये जराइम की इस दुनिया से बाहर आ जाओ, तुमने अपना बदला ले लिया, लिहाजा अब बाहर आ जाओ। लेकिन वो यही कहने लगा, उस्ताद जी मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए अब वापसी के रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। मैं जिस मुकाम पर हूँ इसकी वजह ये वडेरे हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते, सदियों से हमें भेड़ बकरियों की तरह समझते आए हैं। तैमूर ने अपने साथियों के हमरा अब्बा को वापस घर छोड़ा। रास्ते में बार बार अब्बा से माफिया मांगता रहा। वो रो भी रहा था, यही कह रहा था कि मास्टर साहब काश मेरा आपके साथ सामना ना होता, काश आपका दिल न दुखता मेरी वजह से। इसने मेरा मोबाइल भी मुझे वापस किया और वो 50,000 जो अब्बा ने भेजे थे वो भी वापस किए। 2 साल बाद तैमूर को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अब्बा आज भी तैमूर को याद करते हैं तो इसकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं।